गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम प्रैक्टिस सेट 1 को सोल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो ये एमसीक्यू में पूछा गया है। तो देखिए क्या है ये क्वेश्चन नंबर 1। द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 20। एपी का पांचवा टर्म क्या है 20 एंड द सम ऑफ इट्स सेवंथ एंड 11th टर्म इज 64। और उस एपी का सेवंथ और 11th दोनों टर्म का सम कितना है 64। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपीज, एपी का हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे समझते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1, तो हमें क्या गिवन है फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो हमें पहले क्या कर लेते हैं। देखिए ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है लेकिन मैं इसको इसकी फुल प्रोसेस से सोल्व कराऊंगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमने एपी का फर्स्ट टर्म क्या मान लिया ए और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया डी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 20। तो क्या गिवन है, सिंस फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें 20। ठीक है, देखिए फिफ्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ टर्म को हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म ए प्लस, देखिए फर्स्ट टर्म में जब हम 4 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है फिफ्थ टर्म। तो a प्लस 4d क्या होगा फिफ्थ टर्म, ये किसके इक्वल है 20 के इक्वल है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, सेवंथ और 11th टर्म का सम कितना है 64। तो क्या है एंड सेवंथ टर्म प्लस 11th टर्म 7 टर्म प्लस 11 टर्म दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम कितना है 64। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, देखिए सेवंथ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d। ठीक है, फर्स्ट टर्म में अगर हम 6 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो वो 7 टर्म बन जाता है। तो ये हमारे पास 7th टर्म बन गया प्लस 11th टर्म को कैसे बनाएंगे, फर्स्ट टर्म ए में 10 टाइम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 11 टर्म। इन दोनों टर्म का, ये 7 टर्म है और ये क्या है 11 टर्म, इन दोनों टर्म का सम हमें कितना गिवन है 64। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, देखिए a प्लस ए 2a, ठीक है, और 6d एंड 10d 16d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 64। अब देखिए यहाँ से इन दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 64। 2 को अपॉन में ले जाइए, इट इम्प्लाइज दैट a प्लस 8d इज इक्वल टू 64 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे 64 को तो ये कितना आ जाएगा 32। देयरफॉर a प्लस 8d इज इक्वल टू 32। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, a प्लस 4d इज इक्वल टू 20 और a प्लस 8d इज इक्वल टू 32। क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करके क्या करना है, d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, देखिए एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
subtracting equation 1 from equation 2, we get 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 2 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 8d में से 4d को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4d। ठीक है, 8d में से 4d को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4d हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 32 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 आ जाएगा। तो 4d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 12। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू 12, 4 अपॉन में लाएंगे 12/4। ठीक है, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 12। ठीक है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 3। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, वैल्यू ऑफ d। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो इनमें ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि उसने क्या पूछा था, कॉमन डिफरेंस। और अगर इसी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म पूछा होता तो कैसे फाइंड करते, फर्स्ट टर्म d की वैल्यू फाइंड करने के बाद d की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते थे। तो अगर a एंड d दोनों ही पूछा होता तो हम a को कैसे फाइंड करेंगे, अब तो d की वैल्यू को इक्वेशन a में पुट कर दीजिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d की वैल्यू क्या पुट करनी है, इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट कीजिए इसमें, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 इज इक्वल टू 20। इट इम्प्लाइज दैट a प्लस 12 इज इक्वल टू 20। इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 20। 12 को राइट में लेके जाएंगे तो ये प्लस का 12 राइट में जाके माइनस का 12 हो जाएगा, 12। देयरफॉर a इज इक्वल टू 20 माइनस 12, 8। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ a। तो ये वैल्यू ऑफ ए भी हमारे पास आ चुकी है। क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, इफ इस chord AB subtend an angle 60 degree at the center of a circle, then the angle between the tangents to the circle drawn from A and B is। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, AB एक कोड है जिसने सेंटर पर 60 डिग्री एंगल सबटेंड किया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हमने एक यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, इस सर्कल का सेंटर हमने ओ ले लिया है। ठीक है, अब इस सर्कल में हमें क्या करना है, एक कोड ड्रॉ करना है। तो देखिए हमने इसमें एक कोड ड्रॉ कर लिया है ए बी। इस कोड का इस कोड ने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड किया हुआ है वो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस कोड ने सेंटर पर कितना एंगल ड्रॉ किया हुआ है, देखिए ए बी कोड ने सेंटर पर 60 डिग्री एंगल सबटेंड किया हुआ है, तो यहाँ पर हम 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसने आगे क्या बोला है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम ए एंड बी। अब देखिए इन दो पॉइंट पर, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। आपको मालूम है जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, तो इस पॉइंट ए पर ये ओ ए क्या है, रेडियस। ठीक है,
ये ओ ए रेडियस है, तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर हमें क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो देखिए इसके परपेंडिकुलर हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और पॉइंट बी पर भी हम क्या कर लेते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। टेंजेंट इस ओ बी रेडियस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पॉइंट बी पर और पॉइंट ए पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। अब इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो यहाँ पर ये एंगल है, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। इस पॉइंट को हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, पी। ठीक है, तो हमें एंगल ए पी बी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज अ कोड, ए बी कोड है। ठीक है, एंड ए पी एंड बी पी, ए पी एंड बी पी ये दोनों क्या है, टेंजेंट एट पॉइंट ए एंड बी। ए पी इज अ टेंजेंट, ए पी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ए। ठीक है, ए पी क्या है, पॉइंट ए पर टेंजेंट है। ठीक है, एंड बी पी क्या है, ये बी पी क्या है, बी पी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट बी। ठीक है, ये बी पी बी पर टेंजेंट है और ए पी पॉइंट ए पर टेंजेंट। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ए पी बी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए वी नो दैट हमें मालूम है, क्या मालूम है, जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो वी नो दैट टेंजेंट इज perpendicular to the radius at point of contact, point of contact पर क्या होता है, टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पर जो ये रेडियस और टेंजेंट है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये ओ ए क्या है, रेडियस है, और ए पी क्या है, टेंजेंट। और आपको मालूम है टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और सेम यहाँ पर भी ऐसी हम लिख सकते हैं, ये कि ओ बी रेडियस है और पी बी क्या है, टेंजेंट। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो एंगल होगा वो भी 90 होगा। तो एंगल हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी पी, एंगल ओ बी पी ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल भी 90, ये भी 90, और एंगल ए ओ बी ये हमें 60 डिग्री की भी है। एंगल ए ओ बी ये कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ये तो हमें गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ए पी बी हमें फाइंड करना है। एंगल ए पी बी ये हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो ये जो हमें क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ओ ए पी बी, इस क्वाड्रिलेटरल में हम क्या यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लिखिए यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ quadrilateral we get
तो देखिए क्वाड्रिलेटरल में क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इन चारों एंगल का सम, इसका 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 और इसका, वो कितना होगा, 360 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल, इन चारों एंगल का सम ओ ए पी, ओ बी पी, ए ओ बी एंड ए पी बी। ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, इन चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। यही तो होती है ना एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इट इम्प्लाइज दैट, इन सब का वैल्यू पुट कीजिए। ओ ए पी का वैल्यू 90 डिग्री, ओ बी पी का वैल्यू भी 90 डिग्री, ए ओ बी का वैल्यू 60 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, देखिए 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, 180 प्लस 60 240। तो क्या लिख सकते हैं हम, 240 प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 240 को राइट हैंड साइड में ले जाइए, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 240। ठीक है, देयरफॉर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 में से 240 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर जो ये एंगल होगा ए पी बी, ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो हमारा इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आर। ऑप्शन 1 रियल एंड इक्वल, ऑप्शन बी रियल एंड अनइक्वल, ऑप्शन सी इमेजनरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखिए हमें बताना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं उनका नेचर कैसा है। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर हम कैसे पता करते हैं, हमें उसका फाइंड करना होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 3। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है हमारी गिवन इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन गिवन है। हमें इस इक्वेशन का क्या फाइंड करना है, पहले डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी सी की वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी की वैल्यू। हियर वैल्यू ऑफ ए क्या है, वैल्यू ऑफ ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए आ गई। ठीक है, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -6। और वैल्यू ऑफ सी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, -7। तो हमने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू लिख ली, इन्हें बोलते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट आ गए। अब इन कोफिशिएंट से हमें क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। ठीक है, तो अब लिखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी। नाउ डी इज इक्वल टू, तो देखिए डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर देते हैं, इसके ऊपर रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर रूट नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -6। तो -6 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है, -7। ठीक है, जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसे ब्रैकेट में लिखते हैं।
इक्वल के नीचे यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा। -6 का स्क्वायर क्या होता है? -6 इंटू -6, ये आ जाएगा प्लस का 36। अब देखिए -4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस के 8 की मल्टीप्लाई माइनस के 7 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस 8 7 जा 56। इक्वल के नीचे इक्वल, दोनों को ऐड करेंगे, 6 + 6 12, कैरी 1, 5 + 3 8 और एक कैरी का था, तो ये 9 आ जाएगा। तो ये 92 क्या मिलेगा हमें? डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। अब देखिए नेचर कैसे फाइंड करते हैं रूट की। तो देखिए आप एक बात समझिए, जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन होती है, ठीक है, इस नंबर लाइन पर बीच में यहाँ पर क्या होती है? 0, यहाँ पर +1, +2, +3 और इधर -1, -2, -3। तो देखिए हम जब नेचर ऑफ रूट फाइंड करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम क्या चेक करते हैं? देखिए अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? 0 है। अगर डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू 0 है, तो रूट कैसे होते हैं? इक्वल। इक्वल रूट होते हैं दोनों, इक्वल भी होते हैं और रियल भी होते हैं। और अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है मतलब 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स 0 से बड़ी है, तो दोनों रूट कैसे होते हैं? रियल रूट होते हैं। ठीक, तो भी रूट क्या होते हैं? रियल होते हैं, बट इक्वल नहीं होते हैं। और अगर डी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। डी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। तब दोनों रूट क्या होते हैं? इमेजनरी। दोनों रूट क्या होंगे? इमेजनरी होंगे। ठीक है, तो अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है तो रूट कैसे होते हैं? इमेजनरी होते हैं। ठीक है, और अगर डी की वैल्यू 0 है तो दोनों रूट इक्वल भी होते हैं और रियल भी होते हैं। ठीक है, और अगर वैल्यू डी की कितनी है? 0 से बड़ी है, ठीक है, तो दोनों रूट कैसे होंगे? रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे। रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, और अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है, इट मीन्स नेगेटिव है, तो रूट कैसे होंगे? इमेजनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल भी है और इमेजनरी भी है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होती हैं जिसमें हम रूट की नेचर चेक करते हैं। तो डी की वैल्यू आपको देखना है बस, डी की वैल्यू नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है या फिर 0 है। ये 3 चीज़ें हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो डी की वैल्यू हमें मिली है वो क्या मिली है? 92 पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों रूट कैसे होने चाहिए? रियल होने चाहिए और अनइक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? द रूट, यहाँ पे लिख सकते हैं नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट क्या क्या होगी? देखिए फर्स्ट फर्स्ट क्या होगी नेचर? दोनों रूट क्या होंगे? रियल होंगे। सेकंड नेचर में क्या लिख सकते हैं? और दोनों रूट कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे। अनइक्वल होंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन, दोनों रूट रियल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0,4 0 0 एंड 3,0 इज। तो एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, उस ट्रायंगल का हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम पहले कोऑर्डिनेट प्लेन बनाकर उसमें तीनों पॉइंट को क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे और फिर उन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके हम एक ट्रायंगल बना के उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से
उस ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ फाइंड करके तब उसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन में पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक रफली हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। +1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, इधर -1 -2 -3, और इस वाई एक्सिस पर ले लीजिए +1 ऊपर, +2 +3 +4, और नीचे -1 -2। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस इधर होगा एक्स, और इधर इधर एक्स डैश, ऊपर वाई और नीचे वाई डैश। तो देखिए हमारे पास तीन पॉइंट क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट 0,4, तो ये 0,4 कहाँ पर होगा, 0,4 यहाँ पर ये आ जाएगा वाई एक्सिस पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है 0,0, तो 0,0 तो यहाँ पर होगा ओरिजिन पर। थर्ड पॉइंट क्या है 3,0, 3,0 यहाँ पर ही आ जाएगा एक्स एक्सिस पर। तो ये तीन पॉइंट हैं जो क्या है, एक ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो इन तीनों पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो तीनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाएगा। इस ट्रायंगल का हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड का सम हमें बताना है। तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट अगर हम लिखते हैं, इसे अगर हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को ए ले लीजिए, इसे बी ले लीजिए, और इसे क्या ले सकते हैं आप, चलिए ओ ले लेते हैं इसको, ओ। तो हमें क्या फाइंड करना है, तीनों साइड का लेंथ। तो आप इसमें देख सकते हैं, हम डायरेक्टली ओ बी लेंथ को तो डायरेक्ट बता सकते हैं, कितना है ये 3 यूनिट। ओ बी साइड की लेंथ कितनी है, 3 यूनिट। ठीक है, ओ ए की लेंथ कितनी है, ओ ए की लेंथ कितनी है, 4 यूनिट। तो ये तो हमें डायरेक्ट मिल जाएंगी। ए बी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अब देखिए ए बी को कैसे फाइंड करेंगे, ए बी को हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो ए बी की लेंथ को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ए बी का पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर। तो लॉन्गेस्ट साइड तो ए बी है, तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल के नीचे इक्वल आ गया। ओ बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 16 + 9 25। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 25। हमें ए बी की लेंथ चाहिए, तो दोनों साइड का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो क्या लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वी गेट, दोनों साइड का स्क्वायर का रूट करेंगे, ए बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ए बी आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो ए बी की लेंथ भी हमें मालूम हो चुकी है, ओ बी हमें पहले से ही पता था, ओ ए बी हमें पता था।
अब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, सॉरी पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए नाउ पेरीमीटर किसका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पेरीमीटर इसका, ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ बी, तीनों साइड का सम पेरीमीटर होता है। ओ ए की लेंथ कितनी है 4, ए बी कितनी है 5, ओ बी कितनी है 3, तो तीनों का सम कीजिए कितना आ जाएगा ये 5 + 4 9 और 3 12। तो ये तीनों साइड का पेरी सम क्या होगा, पेरीमीटर कितना आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर इसी क्वेश्चन में वो एरिया पूछ लेता, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, these 3 points are the vertices of this triangle, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हमने ये ट्रायंगल तो ड्रॉ कर लिया है और हमें पता है कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए इसका एरिया भी फाइंड कर लेते हैं, पेरीमीटर तो हमने फाइंड कर लिया, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इधर कर देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो ना फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए 1/2 बेस हम क्या ले सकते हैं इसका OB, और हाइट क्या ले सकते हैं OA। 1/2 OB की लेंथ हमारे पास 3 यूनिट गिवन है, OA 4 यूनिट गिवन है, ठीक है। 2 से 4 को डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6। तो एरिया इस ट्रायंगल का 6 होगा और पेरीमीटर क्या होगा 12, ठीक है। आंसर, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो हमने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया, पेरीमीटर फाइंड किया, वो कैसे फाइंड किया, पहले हमने इन तीनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट किया, उसके बाद यहाँ पर जो हमें मिला एक राइट ट्रायंगल मिला, उस राइट ट्रायंगल का हमने क्या किया, तीनों साइड का फाइंड किया, तीनों साइड को फाइंड करके पेरीमीटर इसका फाइंड किया। देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं, पहले OB को हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर OA को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर AB को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। फिर तीनों डिस्टेंस को फाइंड करके उनको ऐड करके क्या कर सकते थे, इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो MCQ का है। तो MCQ में हमें कैलकुलेशन तो शो करनी नहीं है, ठीक है। तो आप उसे जितना जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाए वो आप टेक्निक इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3 देन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से सोल्व कर सकते हैं। हम इसमें थीटा की वैल्यू ऑप्शन से पुट करके भी चेक कर सकते हैं कौन सी इनमें से वैल्यू करेक्ट है, ठीक है, या फिर हम इसको सोल्व करके भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए पहले इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, सिंस 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें √3, 2 को अपॉन में ले जाइए, इट इम्प्लाइज दैट sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। अब देखें इधर क्या है sin 2 थीटा है और इधर क्या है √3/2। अब आपको ये चेक करना है ये जो √3/2 है साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है।
तो यहाँ पर जो ये √3/2 है ये साइन 60 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60। √3/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 60। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसे काट कर शो नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर सॉरी इट इम्प्लाइज दैट 2θ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60। 2θ 60 आ जाएगा, तो थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 60/2 होगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 30 आ जाएगा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 30। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। हम इसे वैसे भी चेक कर सकते तो ऑप्शन से भी, जैसे ये हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। पहले ऑप्शन 1 को चेक कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की 30, 30 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो यहाँ पर 2 इंटू √3/2 बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में √3 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन से भी कर सकते थे इसको। Question number 6. The length of minute hand of a clock is 21 centimeter. The area swept by the minute hand in 10 minutes is. ठीक है, तो देखिए हमें इसमें क्या बताना है। जो क्लॉक में मिनट हैंड होती है उसकी लेंथ हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। उस मिनट हैंड ने 10 मिनट में कितना एरिया स्वेप किया है वो हमें बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने एक सर्कल बना लिया है। इस सर्कल को हम क्या बोल सकते हैं, क्लॉक। तो यहाँ पर इसमें 12, 6, 9 और यहाँ पर क्या होता है 3। ठीक है, ऐसा ही होता है क्लॉक। अब देखिए इस क्लॉक का जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो देखिए मिनट की जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ हमें 21 सेंटीमीटर गिवन है। उसे हम क्या ले सकते हैं, इस सर्कल की रेडियस। ये हम क्या ले सकते हैं, रेडियस। ठीक है, अब ये जो मिनट हैंड है ये कितना मिनट है, ये 10 मिनट। 10 मिनट में कितना एंगल ये रोटेट करेगी। तो आपको मालूम है, देखिए यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर ये 3 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट होगा। तो 10 मिनट में ये कितना एंगल इसने स्वैप किया है, यहाँ तक ये कितना एंगल मिनट हैंड ने यहाँ से यहाँ तक स्वैप किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, इस सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है। इस सेक्टर का क्या फाइंड करना है हमें, एरिया। और ये रेडियस कितना गिवन है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एरिया कितना है, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है जो मिनट हैंड ने 10 मिनट में स्वैप किया है। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले लेंथ ऑफ मिनट हैंड, इसको हम क्या ले सकते हैं, आर। लेंथ ऑफ मिनट हैंड आर इज इक्वल टू कितना है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में मिनट की हैंड कितना एंगल
बनाएगी 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमें एरिया किसका फाइंड करना है, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, नाउ एरिया swept by minute hand in 10 minutes कितना होगा एरिया। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, एरिया ऑफ सेक्टर का। तो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 को 2 बार लिख सकते हैं, 21 इंटू 21। ठीक है, 60 6 जा कितना होता है 360। ठीक है, 7 3 जा 21, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6 और 2 से इसे डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो कितना बचेगा ये 11 इंटू 21। तो ये कितना आ जाएगा 21 1 जा 21, 21 1 जा 21 प्लस 2 23। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट्स 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, ए बॉक्स कंटेन 19 discs numbered from 1 to 19. If one disc is drawn at random from the box, then the probability that it bears prime number less than 23 is। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक बॉक्स है हमारे पास जिसमें 19 डिस्क है। ठीक है, उन 19 डिस्क पर 1 से लेकर 19 तक नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक कंटेनर है या बॉक्स है जिसमें छोटी छोटी डिस्क पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर 1 से लेकर 19 तक नंबर लिखे हुए हैं। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर हम उस बॉक्स में से एक डिस्क को एट रैंडम उठा लेते हैं तो वो जो हमने उसमें से डिस्क उसके अंदर से निकाली है बॉक्स में से, उस डिस्क के ऊपर एक 23 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर होने का कितना चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए पहले हम यहाँ पर सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सैंपल स्पेस एस क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होता है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन सभी का सेट। तो देखिए अगर हम बॉक्स में से एक एक डिस्क को निकालेंगे तो वो उस डिस्क के ऊपर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, अप टू 90 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये जो नंबर्स हैं 1 से लेकर 90 तक कोई भी नंबर डिस्क के ऊपर आ सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस आ गया। अब इसके बाद देखिए फेवरेबल आउटकम्स। पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे हम किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, वो इवेंट क्या है जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक इवेंट को हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट ई बी द इवेंट, let E be the event of getting prime number
नंबर लेस देन 23। तो हमारी इवेंट क्या है? इस इवेंट ई को हमने कैसे डिफाइन किया है? गेटिंग प्राइम नंबर लेस देन 3, ये हमारी इवेंट है। ठीक है, अब इस इवेंट के फेवर में कौन कौन से आउटपुट होंगे? ये जो सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस में टोटल 19 आउटपुट है। तो 19 में से इस इवेंट ई के फेवर में कौन कौन से आउटपुट होंगे? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स। तो देखिए फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, उसका भी हम एक सेट बना देते हैं। ये जो सिंबल होता है, ये सेट का सिंबल होता है। कौन कौन से होंगे? देखिए 23 से छोटे प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। उसके बाद क्या होता है? 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 23। लेकिन हमें 23 नहीं लेना है, हमें कौन से प्राइम नंबर लेने? 23 से छोटे, लेस देन 23। तो कितने प्राइम नंबर होंगे जो लेस देन 23 होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारा ये एस क्या है? ये सैंपल स्पेस, जिसमें टोटल कितने पॉसिबल आउटकम है? 90। और ये हमारा क्या है? सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? देखिए ये सब पॉसिबल आउटकम्स हैं, जितने भी ये सैंपल स्पेस में आउटकम्स हैं, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स? 90। अब इन 19 पॉसिबल आउटकम्स में से इवेंट जो हमारी ये इवेंट ई है, इसके फेवर में कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो इन 90 आउटकम में से फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे? देखिए अगर हम उस बॉक्स में से कोई भी डिस्क निकालते हैं, अगर उस डिस्क के ऊपर 1 आता है तो वो क्या होगा? फेवरेबल नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर 2 उसमें से निकल जाता है तो वो क्या होगा? फेवरेबल। 3 निकलेगा तो फेवरेबल होगा, 5 निकलेगा फेवरेबल होगा, 7 निकलेगा फेवरेबल होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 8। 90 में से टोटल फेवरेबल क्या है? 8। बाकी सब क्या होंगे? रिजेक्ट। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किसका? इवेंट ई का। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू, किसी भी इवेंट ई की अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? देखिए नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और ऊपर क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, इक्वल के नीचे यहाँ पर इक्वल का साइन है। तो देखो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 90। टोटल पॉसिबल आउटकम 90 है। अब इन 19 पॉसिबल आउटकम्स में से जो इवेंट ई है, इसके फेवर में कितने हैं? इसके फेवर में है 8 आउटकम्स क्या है इस इवेंट के फेवर में ई के। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या आ जाएगी? 8/90। इसे हम थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45। तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई? 4/45। तो ये आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 8, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर ट्राइंगल। एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर 30 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो हमें इन दोनों के क्या गिवन है? पेरीमीटर्स। इफ BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर देन EF इज इक्वल टू हाउ मच? ठीक है, तो देखिए दोनों ट्रायंगल की हमें क्या क्या गिवन है? इन दोनों का पेरीमीटर गिवन है और BC लेंथ गिवन है, EF हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या गिवन है? इन दोनों के हमें पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर को हम P1 ले सकते हैं। P1 इज इक्वल टू कितना गिवन है? 30 सेंटीमीटर। और ट्रायंगल DEF का पेरीमीटर कितना गिवन है? इसे हम P2 ले सकते हैं। P2 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या क्या गिवन है दोनों ट्रायंगल में? BC की लेंथ हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। ये जो BC है उसकी लेंथ हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। और EF हमें फाइंड करना है, ये वाली साइड हमें फाइंड करनी है इस ट्रायंगल की। तो हमें इस क्वेश्चन में दो चीजें गिवन है। ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर गिवन है और इन दोनों के पेरीमीटर गिवन है और BC साइड गिवन है, EF हमें फाइंड करनी है। अब देखिए समझिए, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिए हमें क्या गिवन है? सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हमें गिवन है। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो उनमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं? उसमें सेम प्रोपोर्शन में होती हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर AB की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? DE। तो AB और DE का रेशियो किसके इक्वल होगा? BC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? EF। BC और EF का रेशियो इज इक्वल टू AC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? DF का रेशियो। और इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर P1 और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर P2। तो ये चारों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनमें करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो और उन दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर के रेशियो सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें P1 P2 की वैल्यू तो हमें गिवन है। ठीक है, BC हमें गिवन है और EF हमें फाइंड करना है। तो हम इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं। तो इट इम्प्लाइज दैट हम क्या ले सकते हैं? BC अपॉन EF इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, ऐसे ले सकते हैं। इट इम्प्लाइज दैट BC की लेंथ तो हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर अपॉन EF हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू P1 की वैल्यू हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, P2 की वैल्यू हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसको इन दोनों को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18। इट इम्प्लाइज दैट 9 अपॉन EF इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। ये आ जाएगा। हमें EF की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इट इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 की और EF की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 9 की और 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इट इम्प्लाइज दैट 5 इंटू EF
इज इक्वल टू 9 3 जा 27। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट EF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 अपॉन में जाएगा 27/5। EF की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27/5। लेकिन ऑप्शन में क्या है, सब डेसिमल में ऑप्शन है, तो इसे डेसिमल में लिखना पड़ेगा। देयरफॉर EF इज इक्वल टू 27 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे, 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20। तो EF की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस EF साइड की लेंथ कितनी होगी 5.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वेट ऑफ 40 eggs वर रिकॉर्डेड एज गिवन बिलो। तो देखिए इस डेटा में हमने क्या किया है, 40 eggs का हमने वेट मेजर किया है और उनका डेटा यहाँ पर इस टेबल में रिकॉर्ड किया है। तो देखिए 10 eggs हमें 40 eggs में से 10 eggs हमें ऐसे मिले जिनका वेट 85 ग्राम और 90 ग्राम के बीच में था। ठीक है, 12 eggs हमें ऐसे मिले जिनका वेट 95 और 95 के बीच में लाई करता था। 12 एग ऐसे भी मिले हमें जिनका वेट 95 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में लाई करता है। 4 एग हमें ऐसे मिले जिनका वेट 100 ग्राम से लेकर 105 ग्राम के बीच में लाई करता है। 2 एग्स का वेट 105 से 110 के बीच में लाई करता है। हमें क्या करना है, इस डेटा का क्या फाइंड करना है, द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इस डेटा में टोटल कितनी क्लासें हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 क्लासेस हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास 85 से 90 तक है, सेकंड क्लास 90 से 95 तक, ये सेकंड क्लास हो गई। थर्ड क्लास 95 से 100 तक है। फोर्थ क्लास 100 से 105 तक है। फिफ्थ क्लास 105 से 110 तक है। अब इन पांचों क्लास में से कौन सी क्लास मीडियन क्लास है, पहले हमें ये फाइंड करना है। इनमें से कौन सी मीडियन क्लास है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर ये टेबल बना ली है, इस टेबल को फिल कर लेते हैं। देखिए 85 से 90 ग्राम तक कितने एग हैं, 10 एग। 95 से 95 ग्राम के कितने एग हैं, 12 एग। 95 से 100 ग्राम वेट वाले कितने एग हैं, 12। 100 से लेकर 105 ग्राम के कितने एग हैं, 4 एग हैं। और 105 से 110 ग्राम वाले कितने एग हैं, 2 एग्स हैं। तो ये डेटा हमें गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए अगर हमें डेटा का मीडियन क्लास फाइंड करना है तो हमें क्या बनाना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना होता है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैसे बनता है, ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, देखिए ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल के साथ जो भी डेटा गिवन होता है ये वो हमारा फ्रीक्वेंसी का डेटा होता है। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। इन फ्रीक्वेंसी से हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, 10 को हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब 10 में 12 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22। 22 में 12 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34। 34 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 38। 38 में 2 को ऐड करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, टोटल।
यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल। तो देखिए टोटल कितना है, टोटल एग्स कितने हैं, n इज इक्वल टू टोटल एग कितने हैं, 40 एग हैं। ठीक है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में लास्ट का नंबर होता है वो भी क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है 40 सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमारे पास n का वैल्यू आ चुका है। अब हमें क्या करना है, देखो हमें इसमें क्या करना है। अब देखिए हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ n/2, n/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए वैल्यू ऑफ किसकी, n/2 इज इक्वल टू n/2 की वैल्यू क्या होगी। देखिए n की वैल्यू तो 40 है, तो n/2 की वैल्यू क्या होगी, n/2 की वैल्यू क्या होगी, 40/2 इज इक्वल टू 20। तो n/2 की वैल्यू हमें क्या मिली, 20। अब देखो, अब हमें देखना है ये 20 वैल्यू कौन सी क्लास इंटरवल में लाई करता है। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखिए वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक जितनी भी वैल्यू हैं, 1 से लेकर 10 तक वो कौन से क्लास इंटरवल में है, 85 से 90 फर्स्ट इंटरवल में है। उसके बाद देखिए 10 तक यहाँ पे लास्ट हो गया है, 10 के बाद जो 11 होगा, 11 वो किस में होगा, इस क्लास में होगा, यहाँ पर 11 12 13 14 अप टू 22। तो देखिए 11 से लेकर 22 तक जितने भी नंबर हैं वो किस में होंगे, इस क्लास इंटरवल में होंगे, 95 से 95। और इसके बाद इस क्लास इंटरवल में कितने होंगे, लास्ट 22 तक। अब 22 के बाद 23 23 24 कहाँ तक, 34 तक। 23 से 34 तक इस क्लास इंटरवल में होंगे नंबर सारे। ठीक है, और इसमें 34 लास्ट हो जाएगा। 34 के बाद जो 35 होगा वो किस में चला जाएगा, नेक्स्ट क्लास में इसमें आ जाएगा। तो इसमें 100 से 105 क्लास में कौन कौन होंगे, 35 होगा, 36 होगा, अप टू 38 तक सब इसी में होंगे। तो इसमें इस क्लास इंटरवल में 38 लास्ट नंबर होगा। अब 38 के बाद जो 39 होगा वो इस क्लास में आ जाएगा, नीचे वाली में इसमें। ठीक है, इसमें कौन कौन होंगे, 39 होगा और 40 होगा। ठीक है, हमें चेक करना है ये 20 कौन सी क्लास में होगा, क्लास इंटरवल में होगा। तो ये 20 किस में होगा, देखिए इसमें तो 10 तक है, 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है, अब 10 के बाद 11 से लेकर 22 तक इस वाली क्लास इंटरवल में है। तो हमारा जो ये 20 है वो इसमें लाई करेगा ना, इस वाले क्लास इंटरवल में। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, मीडियन क्लास। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सी है हमारी, 90 से 95 तक, ये हमारी मीडियन क्लास आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें बताना है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो पहले तो लिखिए यहाँ पर मीडियन क्लास क्या है, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास है हमारी 90 से 95 तक, ये हमारी मीडियन क्लास है। अब देखिए मीडियन क्लास, इसमें दो लिमिट है, इसे बोलते हैं हम लोअर लिमिट और इसे बोलते हैं अपर लिमिट। हमें क्या बताना है इसका, लोअर लिमिट। तो क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट किसकी, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज इक्वल टू क्या होगा, 90। ठीक है, आंसर। अगर ये पूछता अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की अपर लिमिट क्या है यहाँ पर, 95, तो आंसर 95 हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया कैसे हम मीडियन क्लास फाइंड करते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, मीडियन क्लास जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें जरूर बनानी होती है। यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की कॉलम हमें जरूर बनानी पड़ती है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।